हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड ईयर मैकेनिकल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट ME 201 में टॉपिक पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो इसमें हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे बेसिकली कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेसेस जो बीम में लगती है उसके लिए क्या फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन करेंगे, और उस डेरिवेशन में हम लोग क्या अजम्पशंस यूज़ करते हैं, तो वो अजम्पशंस क्या क्या है उसके बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में 2013, 2016 और 2017 में क्वेश्चंस आ चुका है इक्वेशंस डिराइव करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होती है उसको जानने से पहले ज़रूरी ये है कि स्ट्रेसेस क्या होती है। तो स्ट्रेसेस बेसिकली होती है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो किसी भी बॉडी के अंदर जब भी आप किसी भी तरह का फोर्स या मोमेंट लगाओगे, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स या किसी भी तरह का मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, तो उसके कारण उसको रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है वो बेसिकली स्ट्रेस होती है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो हो जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस आर द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस टू रजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट इन बीम्स। तो देखिए स्क्रीन पर जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आपकी बीम है। तो मैंने इसका 3D डायग्राम बनाया है। 3D डायग्राम में देखिए इसमें दोनों तरफ जो M करके दर्शाया है वो है आपका बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग का मतलब होता है मोड़ना बेसिकली, तो ये बीम को मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस 3D डायग्राम को अगर अपन 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो केवल इसका फ्रंट व्यू देखें तो इसका फ्रंट व्यू इसके नीचे दिए गए डायग्राम की तरह दिखाई देगा। इसमें देखिए जो 3D कर्व है इसके अंदर आपको ये बीच वाली जो ब्लैक कलर से लेयर दिखाई दे रही है इसका इनर फाइबर है। बेसिकली ये बीच वाला फाइबर है, तो ये सेंट्रल फाइबर है। ऐसे ही आपको अपर फाइबर भी दिखाई देगा, लोअर फाइबर दिखाई दे रहा और बीच वाला फाइबर दिखाई दे रहा है, और ये इसके दोनों तरफ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इस बीम में जो स्ट्रेसेस उत्पन्न हो रही है वो क्या है, बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो देखिए आगे बढ़ते, इसको अपन ने 2D डायग्राम प्लॉट किया, इसमें दोनों तरफ अपन ने बेंडिंग मोमेंट लगा दिया और ये इसका फ्रंट व्यू है और इसके जस्ट पास में ये इसका साइड व्यू है। तो इस फ्रंट व्यू में देखिए ABCD और EF। तो सबसे पहले हमने इस बीम में एक सेक्शन लिया जो कि एक डेल्टा एक्स लेंथ का है। इस डेल्टा एक्स लेंथ के सेक्शन में आपको ABCD और EF तीन फाइबर दिखाई पड़ रहे हैं। तो जो AB वाला फाइबर है वो टॉप फाइबर है, CD वाला है वो बीच वाली लेयर का फाइबर यानी कि सेंट्रल फाइबर है, और EF है वो नीचे वाला फाइबर है, लोअर फाइबर या बॉटम फाइबर कह सकते हैं उसको। बिल्कुल बॉटम नहीं है बट सेंट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ वाला फाइबर है। तो जब ये बेंडिंग मोमेंट इस तरह से लगेगा इस बीम पर तो इसका जो अपर फाइबर है वो तो होगा कॉन्ट्रैक्ट और इसका लोअर फाइबर है वो एक्सपांशन होने की कोशिश करेगा, एक्सपांड होने की कोशिश करेगा। तो इसका जो मॉडिफाइड डायग्राम बनेगा वो इसके नीचे बनाया गया है। तो इसमें आप देखिए कि टॉप फाइबर है वो मुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें सिकुड़ रहा है ये, और जो बॉटम फाइबर है इसका नीचे वाला वो आपका इलोंगेट हो रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है। तो जो AB है उसका मॉडिफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, A', B', CD है वो बन जाएगा आपका C', D', और EF है वो हो जाएगा E', F', और फिर उसका साइड में साइड व्यू बना रखा है। तो AB है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है A', B' में। तो चूँकि सबसे अच्छा पहले ये देखिए कि जो बीच वाली एक्सिस है यहाँ मैंने लिखा है N और A। NA का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब है कि जो ये बीच वाली एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके अलोंग फाइबर की जो लेंथ इनिशियली थी वही लेंथ इसकी बाद में भी रहेगी, यानी कि इसकी लेंथ में किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन नहीं होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। इसे हमने शॉर्ट में NA से डिनोट किया है, बीच वाली एक्सिस को। इसके ऊपर वाली जो एक्सिस है, इसके ऊपर वाला जो फाइबर है A', B', ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जो नीचे वाला फाइबर है E', F' वो एक्सपांड हो रहा है, और बीच वाला फाइबर C', D' है उसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि C', D' और CD ये लेंथ दोनों क्या है, आपस में बराबर है। अब ये जो सेक्शन अपन ने कंसिडर किया है डेल्टा एक्स लेंथ का, इसको हम थोड़ा बड़े लेवल पे देखते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, तो A', B' फाइबर दिखाई दे रहा है,
जो कि न्यूट्रल एक्सिस सी डैश डी डैश से वाई डिस्टेंस पर है, और इसकी लेंथ है डी वाई या डेल्टा वाई लेंथ का अपन ने ये फाइबर कंसिडर किया है ए डैश बी डैश, जिसका एरिया है डेल्टा ए, और ये न्यूट्रल एक्सिस बीच वाले फाइबर से कितनी डिस्टेंस पर है, वाई डिस्टेंस पर। अब स्ट्रेन आपको पता है विकृति क्या होती है, विकृति होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। तो स्ट्रेन जो एप्सिलॉन लिखा है वो क्या हो जाएगा, अगर मैं ए बी फाइबर की बात करता हूँ तो इनिशियल डायमेंशन क्या आती है ए बी की, ए बी, और चेंज होके क्या बनती है ए डैश बी डैश, तो चेंज इन डायमेंशन क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए डैश बी डैश, और अपॉन में क्या आएगा इनिशियल डायमेंशन, तो ए बी आ गया। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये होगी आपकी इक्वेशन 1। फिर देखिए एक फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कॉर्ड इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। तो आपको जो राइट साइड में डायग्राम दिखाई दे रहा है वही डेल्टा एक्स सेक्शन जो है न्यूट्रल एक्सिस का, ये अपन ने लिया है। ये जब आगे कन्वर्ज करेगी, आगे जब मीट करेगी तो ये बिंदु O पर थीटा कोण बनाएगी, और बिंदु O से जो न्यूट्रल एक्सिस वाला फाइबर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है r, और चूंकि फाइबर ए डैश बी डैश न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर है, तो इसकी O बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस वाई। ये आपने दिखा रखा है डायग्राम में। देखिए जो हमने सेक्शन कंसिडर किया है इस बीम के अंदर, जो हमने छोटा सा सेक्शन कंसिडर किया डेल्टा एक्स लेंथ का, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये आगे जाकर O बिंदु पर मीट होगा, और इसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस रहेगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो बात कर रहे हैं, यानी कि अगर इसको अपन पूरा रोटेट करेंगे तो ये एक सर्कल बनेगा, तो ये क्या है रेडियस है इसकी, वो हो जाएगी कैपिटल R, और जो फाइबर ए डैश बी डैश है उसकी हो जाएगी डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी r माइनस वाई, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर है, तो r में से y घटा देंगे तो बच जाएगा r माइनस वाई। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सो एंगल कितना है थीटा, r कितना है न्यूट्रल एक्सिस वाली डिस्टेंस कितनी है डेल्टा एक्स, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है r, तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन r। पहला तो ये हो गया, तो इसमें डेल्टा एक्स इज इक्वल टू r इंटू थीटा बन जाएगा। अब r इंटू थीटा जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पर जो अपन ने कंसिडर किया था डेल्टा एक्स, इसमें ये ए बी सी डी और ई एफ तीनों की डिस्टेंस डेल्टा एक्स के बराबर थी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, इसको दे दो आप इक्वेशन 2। अब सिमिलरली अगर आप ए डैश बी डैश फाइबर की बात करेंगे तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी r माइनस वाई। सो सिमिलरली थीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन r माइनस वाई, तो इससे आपको ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी r माइनस वाई इंटू थीटा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से ए बी और ए डैश बी डैश का मान इक्वेशन 1 में रखने पर आपको मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एप्सिलॉन इज इक्वल टू r थीटा माइनस r माइनस वाई थीटा अपॉन r थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा y अपॉन r, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जब भी आप इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं तो उसमें आप हुक्स लॉ लगा सकते हैं, तो हुक्स लॉ के अनुसार इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, विकृति और स्ट्रेस जो होती है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है हुक्स लॉ के अनुसार। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। अब यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो सिग्मा बी लिख दिया मैंने, बी फॉर बेंडिंग, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो उसकी जगह कैपिटल ई आ जाएगा, कैपिटल ई क्या यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। अब इक्वेशन नंबर 4 से एप्सिलॉन का मान क्या था वाई अपन आर, तो मैंने एप्सिलॉन की जगह लिख दिया वाई अपन आर इंटू ई, तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या बन गया वाई अपन आर इंटू ई। फिर इसको आगे रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा सिग्मा बी अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। तो जो इक्वेशन आपको डिराइव करनी है उसका एक पार्ट हम डिराइव कर चुके हैं, सिग्मा बी अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर। अब आपको एम आर अपन आई एन ए वाला जो पोर्शन है इसको भी डिराइव करना है, तो अब इसको डिराइव करते हैं नेक्स्ट में। उससे पहले ये देखिए कि जो यहाँ पर अपन अजम्पशंस मानते हैं उसमें ई का मान और आर का मान ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान तो
न्यूट्रल एक्सिस से लिया गया है बिंदु ओ तक के, तो ये कांस्टेंट रहेगा। और ई जो है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बीम के मटेरियल के लिए ई का मान कांस्टेंट रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि सिग्मा बी इज़ प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी कि जो जो वाई बढ़ेगा जो तो सिग्मा बी का मान बढ़ेगा। तो जो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये देखिए जो राइट साइड में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये बीम के अंदर जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा हो रहा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि सिग्मा बी वाई की घात 1 के प्रोपोर्शनल है, तो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो वाई से डिस्टेंस, जो वाई बढ़ेगा आपका, वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से फाइबर की डिस्टेंस, कोई भी फाइबर जो आप ले रहे हैं, यहाँ पर अपन ने टॉप फाइबर लिया था ए डैश बी डैश या ए बी, तो उससे डिस्टेंस वाई थी, तो जो वाई बढ़ेगी सिग्मा बी बढ़ेगा। तो जो कंप्रेसिव मैंने लिखा है ये वाला टॉप फाइबर है, और जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला पोर्शन है वो बॉटम फाइबर है, जहाँ पर आपकी टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है। टॉप फाइबर में कंप्रेसिव, बॉटम में टेंसाइल, तो ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। ऊपर वाले पोर्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस है और नीचे वाले में टेंसाइल स्ट्रेस है। अब यही पोर्शन, यही सेक्शन जो अपन ने पिछला कंसिडर किया था, इसको अपन ने वापस ड्रॉ किया। तो देखिए एक छोटा सा अपन ने स्ट्रिप लिया, एलिमेंटल एरिया लिया है जो कि डेल्टा ए लेंथ का है, वही जो अपन ने पहले भी कंसिडर किया था, जिसकी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वाई है, और ये डी वाई बहुत ही स्मॉल डी वाई लेंथ का है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एलिमेंटल स्ट्रिप, अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, देखिए जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए इस पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लगेगा। तो जो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए जो मोमेंट है उसे हम कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस स्ट्रिप के लिए जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो अपन ने ले लिया डेल्टा एम आर, यानी कि एम आर का छोटा पोर्शन डेल्टा एम आर, उसका मान कितना होगा। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू बन जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, तो मोमेंट हो जाएगा आपका जो फोर्स इंटू डिस्टेंस था, फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। तो यही वापस लेफ्ट साइड में आइए, तो डेल्टा एम आर इज इक्वल टू सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस इंटू एरिया क्या हो जाएगा स्ट्रिप का डेल्टा ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्मॉल वाई। तो डेल्टा एम आर इज इक्वल टू सिग्मा बी इंटू डेल्टा ए इंटू वाई। अब सिग्मा बी का मान अपन ने इक्वेशन 5 में देखिए, सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो सिग्मा बी का मान क्या मिल जाएगा यहाँ से, ई अपॉन आर इंटू वाई, तो वही अपन ने यहाँ रख दिया। डेल्टा एम आर इज इक्वल टू ई अपॉन आर इंटू वाई, और डेल्टा ए इंटू वाई ऐसा कैसे रख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में ई अपॉन आर, वाई और वाई मिलके क्या बन जाएंगे, वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो अपन ने निकाला वो एक एलिमेंटल स्ट्रिप के लिए था, छोटी सी स्ट्रिप के लिए। अगर हम पूरे बीम की बात करें तो पूरी बीम के लिए टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस छोटी सी स्ट्रिप का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। इसको समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एम आर, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ई अपॉन आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। तो एम आर इज इक्वल टू, अब मैंने बताया कि ई और आर का मान यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएगा। फिर बच जाएगा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। तो इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डेल्टा ए वाली जो टर्म है इसको अपन बोलते हैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। देखिए मोमेंट जब भी निकालते हैं तब क्या करते हैं, फोर्स को, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है, अगर एक डिस्टेंस होती तो वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होता, बट यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। यहाँ पर एरिया की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकंड इसलिए क्योंकि वाई स्क्वायर है, और मोमेंट ऑफ एरिया क्योंकि ये अपन एरिया इंटू वाई स्क्वायर कर रहे हैं। इसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। और इसको डिनोट करने का तरीका होता है आई, फिर इसके नीचे अपन लिख देंगे एन ए यानी न्यूट्रल एक्सिस। तो इट इज़ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एम आर इज इक्वल टू आई या ई अपन आर इंटू, इसको आई एन ए से डिनोट कर देंगे। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा एम आर अपन आई एन ए इज इक्वल टू ई अपन आर। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 में क्या था, सिग्मा बी अपन वाई इज इक्वल टू ई अपन आर।
इक्वेशन 6 में था आपका एम आर अपॉन आई एन ए इज इक्वल टू ई अपॉन आर, दोनों को कंबाइन करेंगे तो इससे मिल जाएगा आपको एम आर अपॉन आई एन ए इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर देखिए एम आर जो है वो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, आई एन है वो आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, या फिर इसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल सकते हैं। सिग्मा बी जो है वो क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई जो है वो किसी पर्टिकुलर फाइबर की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। ई जो है वो है आपका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको सारी टर्म्स भी पता होनी चाहिए। अब ये इक्वेशन जो अपन ने डिराइव की, इसमें अपन ने कुछ अजम्पशंस माने हैं, तो ये भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देख लीजिए, पहला अजम्पशन इसमें ये है कि बीम इज़ इनिशियली स्ट्रेट। तो ऑब्वियसली हमने जब डेरिवेशन किया तो हमने उसमें बीम को स्ट्रेट माना है। दूसरा है बीम हैज़ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा बीम का वो कांस्टेंट रहेगा। थर्ड है बीम मटेरियल ऑफ बीम इज़ होमोजीनस एंड आइसोट्रोपिक। तो होमोजीनस का मतलब है कि जो इसकी डेंसिटी है वो थ्रू आउट द बीम कांस्टेंट रहेगी, और आइसोट्रोपिक का मतलब है जो इसकी इलास्टिसिटी है, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो हर डायरेक्शन में समान रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर जो भी इसमें जिस मटेरियल की बीम बनी हुई है वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चौथा है हुक्स लॉ इज़ वैलिड एट ऑल पॉइंट, तो अपन हुक्स लॉ यहाँ पर अप्लाई भी किया था। और पांचवा है वैल्यू ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कांस्टेंट, ई का मान कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारे अजम्पशंस अपन ने ऑलमोस्ट यूज़ भी किए हैं। कुछ और भी अजम्पशंस हैं बट मेनली आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है। बेंडिंग स्ट्रेस वो होती है जो कि किसी भी बीम में बेंडिंग मोमेंट लगाने पर प्रोड्यूस होती है। बेंडिंग मोमेंट लगेगा किसी भी बीम पर तो उसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पैदा होगा, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के कारण बेंडिंग स्ट्रेस पैदा होगी। ठीक, फिर हमने डेरिवेशन किया एम आर अपॉन आई एन ए इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और फिर हमने अजम्पशंस देखे कि इस इक्वेशंस को डिराइव करने में हमने कौन कौन से अजम्पशंस काम में लिए। तो ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन से PDF की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।